नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाठा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को सुनवाई होगी। आज कोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका पर कहा कि यहां आने वाले हर मामले अहम हैं, तुरंत सुनवाई नहीं की जा सकती। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जो भी अहम मसला हो उन सभी में इस कोर्ट में आने की जरूरत नहीं, चुनी हुई सरकारें भी हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ये देखिए, ये याचिका पर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि हर केस अहम है, तुरंत सुनवाई नहीं की जा सकती। लेकिन ये मामला बेहद संवेदनशील, क्योंकि ये कई लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में अगर जरा सी भी देरी होती है तो लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि यहाँ जो भी अहम मसला हो, जब उनके शंकराचार्य के वकील सीनियर एडवोकेट पीएन मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन करते हुए ये कहा कि ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है माय लॉर्ड, इसको अर्जेंट हियरिंग है। तो कोर्ट ने इसमें बोला कि जो भी अहम मसला हो उस समय इस कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। वहाँ चुनी हुई सरकारें हैं, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं। कोर्ट ने सीधे कहा कि वो 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा, यानी कुल मिलाकर अब अगले सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। वैसे भी जितने मेंशनिंग के लिए मामले आ रहे थे, अधिकतर मामलों को चीफ जस्टिस ने सोमवार को आगे लिस्ट किया है। और इस मामले में कोर्ट ने साफ कहा है कि लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहां पर चुनी हुई, वो अपना काम कर रही हैं। और जहां तक इस मामले के मुद्दों का सवाल है, जो मुद्दे आपने उठाए हैं, उसे लेकर हम 16 जनवरी को उस पर सुनवाई करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है, जहां उन होटल्स को ढहाने का काम शुरू हो गया है जिन्हें चिन्हित किया गया था, जो जमीन धंसने से झुक गए थे। माउंट व्यू और मल्लारी इन होटल एक दूसरे से टकराने की स्थिति में आ गए थे। हालांकि एसडीआरएफ की टीम होटल में पहुंच चुकी है। एसडीआरएफ की टीम दोनों होटल्स को डिमोलिश करेगी। प्रशासन ने होटल के पीछे बने 10 घरों को भी मार्क किया है, जहां खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इस जगह पर जहां दरार है वहां छोटी सी वाइब्रेशन और खतरा पैदा कर सकती है। और इसीलिए क्योंकि बुलडोजर और जो प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं मकान को ढहाने के लिए, उनको और बारीकी से करना जरूरी हो जाता है। एहतियात के तौर पर इलाके में जितने लोग थे उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। 2 होटल फिलहाल गिराने की जो प्रक्रिया है वो अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मकानों में दरार के बाद ये फैसला लिया गया। उच्च स्तरीय एक मीटिंग हुई जिसमें कमेटी बनाई गई। अब वो कमेटी ये भी तय करने वाली है कि किन किन कारणों से आज ये स्थिति पैदा हुई है और कैसे इनमें सुधार आगे भविष्य में लाया जाए। आप लोग तुरंत इस जगह को छोड़ दें। आप लोग भी से हाथ बंद रखें और छोड़ दें। यहाँ से आप लोग भी निकल जाएं घर की ओर। आज सभी लोग यहाँ पे, जिन लोगों के यहाँ नजदीक घर हैं, ये दोनों होटल आज डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। पीछे आ जाए भाई, पप्पा पीछे आ जाओ, सारी पीछे आ जाओ ना। आप इस जगह को खाली करें। आप लोग तुरंत इस जगह को छोड़ दें। आप लोग भी से हाथ बंद रखें और छोड़ दें। यहाँ से आप लोग भी निकल जाएं घर की ओर। आज सभी लोग यहाँ पे, जिन लोगों के यहाँ नजदीक घर हैं, ये दोनों होटल आज डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। पीछे आ जाए भाई, पप्पा पीछे आ जाओ ना, सारी पीछे आ जाओ ना। आप इस जगह को खाली करें। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे जोशीमठ से जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, लाउड स्पीकर से लोगों को आगाह किया जा रहा है, पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। इस वक्त वहां की कार्रवाई क्या कुछ चल रही है, दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए, सुबह से ही जो एसडीआरएफ की टीम है, ट्रैफिक पुलिस है, लोकल पुलिस है यहाँ की, उन्होंने इस पूरे एरिया को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया था और यहाँ पे सिर्फ जो जरूरी मूवमेंट ट्रैफिक का वही अलाउ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के वर्कर्स को बुलाया गया और उनको बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया। और यही वजह है कि दूर दूर तक जो आपको इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स दिखेंगे उस पे डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं। इस पे मल्टीपल लेयर्स की तार थी, केबल्स थी, उनको काट के हटा दिया गया है। आखिरी कुछ तार बचे हुए हैं जो माउंट व्यू के जद में आ सकते हैं और इसी वजह से उनको हटाया जा रहा है। और इस वक्त इस पूरे इलाके में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको पहले से ही कट कर दिया गया है, यानी कि जो एक तरह से महा मिशन है
इन 2 होटल्स को तोड़ने का, डिमोलिश करने का, उसकी पहली कार्रवाई आज शुरू हो चुकी है। और वजह भी ये है नेहा कि देखिए, जिस दिन हम यहाँ पे आए थे तो दरारें बहुत कम थी इन होटल और घरों के बीच में, लेकिन वो दरारें अब हर दिन के साथ या यूं कहें हर घंटे के साथ बढ़ती जा रही है। हमको इस इलाके से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है लगातार, क्योंकि जो सेफ्टी है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। और यही वजह है कि एसडीआरएफ की टीम्स लगातार यहाँ पे डिप्लॉय हैं, लोगों को समझा रही है कि दूर रहिए इन स्ट्रक्चर्स से। दूसरी तरफ भी देखेंगे अगर आप जो घर हैं और स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके हालात देखिए, किस तरह से फाउंडेशन टूट गया है, सीढ़ियां बिल्कुल उसमें दरारें दिख रही हैं और इस पे भी लाल निशान का मतलब यही है कि खतरे की घंटी, इन मकानों को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। और समय के साथ सबसे पहले खतरा, क्योंकि मलारी इन और माउंट व्यू 2 जो होटल हैं जो आपस में टकरा गए हैं उनकी वजह से है, उन होटल्स को पहले डिमोलिश किया जाएगा। हमने एसडीआरएफ के कमांडर से भी बात की थी, उन्होंने आज तक को बताया था कि फेज वाइज मैनर में जो डिमोलिशन की एक्टिविटी है उसको किया जाएगा। सबसे पहले जो टॉप मंजिल है वहां पे जो लूज स्ट्रक्चर्स हैं उसको तोड़ा जाएगा और फिर धीरे धीरे करके पूरे मकान को गिराया जाएगा। एक बार में नहीं तोड़ा जा सकता है, धमाका नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खतरा ये है कि उससे ट्रेमर्स बढ़ेंगे, कंपन बढ़ेगा और जैसे ही कंपन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जमीन ठीक है अमित, आप नजर बनाइए जरा, वो तस्वीरें एक बार फिर से भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जोशीमठ में बहुत भू धसाव त्रासदी के बाद भी यहाँ प्रशासन के द्वारा निर्माण कार्यों पर रोक के दावे के उलट सड़कों पर जेसीबी का काम जारी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ के कटान का काम अभी भी चल रहा है, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ। तस्वीरों में साफ समझा जा सकता है कि जोशीमठ कैसे वहां अब असुरक्षित इमारतों को चिन्हित करके उन्हें ढहाने का काम किया जा रहा है। कई ऐसी जगहों पर एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। जोशीमठ में तेजी के साथ डैमेज कंट्रोल की मुहिम जारी है। उन होटल्स को ढहाने का काम शुरू हो चुका है जो जमीन में धंसने से झुक गए थे। माउंट व्यू और मल्लारी इन होटल्स एक दूसरे से सट गए। एसडीआरएफ की टीम होटल में पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम दोनों होटल्स को डिमोलिश करेगी। प्रशासन ने होटल के पीछे बने 10 घरों को भी मार्क किया है और इन घरों को भी ढाया जाना है। होटलों के करीब माइक पर ऐलान हो रहा है कि लोग इलाका खाली कर दें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मकानों में दरार के बाद अब ये फैसला लिया गया, उन घरों को चिन्हित किया गया, उनमें रेड मार्क कर दिया गया। करीब 600 से ज्यादा ऐसे मकान जिनको ढहाना है। बुलडोजर की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज जो ये प्रक्रिया शुरू हो रही है वो 2 होटल से हो रही है। 2 होटलों को आज ढाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंपन या वाइब्रेशन खतरा इलाके के और मकानों पर भी पैदा कर सकते हैं और इसीलिए बहुत बारीकी से वहां पर चीजों को देखा और समझा जा रहा है और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मकान जो आसपास हो उनमें कोई मौजूद ना हो, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की भी कोशिश हो रही है। आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जोशीमठ की आपदा में कई सारे ऐसे किस्से, कई सारी ऐसी कहानियां मिलती हैं जो कलेजा झकझोर देती हैं। रेखा है, जोशीमठ की बेटी हैं। रेखा को अब ये घर खाली करना पड़ा है। अपने मोबाइल से वो जाते समय घर की आखिरी तस्वीरें, वीडियो बना के अपनी यादों को ले जा रही हैं, क्योंकि अब ये घर रहने लायक नहीं है और उसकी वजह है ये बड़ी बड़ी दरारें, घर के टूटे हिस्से। देखिए, इससे पता चलता सब कुछ झुक चुका है। आंखों में आंसू है रेखा के। ऐसे में उन भावनाओं को समझा जा सकता है कि जिस घर में आप पैदा हुए, जिस घर में आप पले बढ़े, जहां आपके खेले कूदे, जहां बचपन बीता हो, आज वो घर न सिर्फ छूट रहा है, वो घर टूट रहा है। रेखा, कितने साल बिताए आपने यहाँ? मैंने यहाँ पे, मैं तो यहीं पे जॉब भी करती थी आंगनबाड़ी में, लेकिन इसी बार मुझे जाना पड़ा है। मेरा तो आधा जीवन यहीं बीत गया। 40 साल 45 साल होने वाले हैं मुझे यहाँ पे। बचपन की क्या क्या यादें आपको याद आती हैं इस घर की? बचपन हमने यहीं खेला, यहीं कूदा, यहीं खेले कूदे, सारी भाई बहन ऊपर, यहीं बहुत बताने हर आद वो है बचपन की हमारी हर चीज यहीं पे है। इसका ये कमरा क्या था? यहाँ पर क्या? ये कमरा मेरे चाची और चाचा का बेडरूम था। आज उन्हें यहाँ से घर से बेघर होना पड़ा है। हम आपका घर देख सकते हैं एक बार। हालांकि घर बहुत रिस्की है। रेखा खुद अपनी जान जोखिम में डाल के इस घर में आई हैं और अब जाते से पहले अपने घर की वीडियो तस्वीरें ले जा रही हैं। यहाँ क्या था रेखा जी? किचन हुआ करता था,
सामान अब यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे सारे भाई बहन। आज भी पहाड़ों में परिवार में वो परंपरा है कि खाना बनने के बाद सब लोग जमीन पर एक साथ बैठकर खाते हैं। किचन अब सन्नाटे में है, किचन से बाहर आते हैं, घर का दूसरा हिस्सा है, सब कुछ झुका हुआ है, डरा हुआ है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे हमारे बर्तन सिंक बर्तन वगैरह धुलते थे। ये पूजा और अब रेखा जी हमें अपने पूजा घर में ले जा रही है दिखाने के लिए, जहाँ आज भी भगवान विराजमान है। लेकिन इस मानवीय आपदा ने, मैन मेड डिजास्टर जिसको कहते हैं, उसने अब इंसानों को यहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया। भगवान यहीं रहेंगे? भगवान भी जाएंगे, क्या करेंगे वो यहाँ पे, उन्हें भी ले जाएंगे अब भगवान। ये पूजा घर है, इसके पीछे भी एक कमरा है ना यहाँ पे? मेरे भाई का बेडरूम हुआ करता था, भाई का बेडरूम, आज इसके ये हाल हो गए। और सिर्फ घर में अगर कुछ दिखता है तो वो है सिर्फ दरारें, और ये वो दरारें हैं जो कलेजे तक पहुंच चुकी हैं। घर छोड़कर जाए, देखिए टूट, सब कुछ टूट रहा है, पूरा हिस्सा जो पिलर का हिस्सा है पूरी तरह से टूट रहा है। फिर भी अब एक आखिरी बार, कहते हैं ना कि अपनों को आखिरी बार देखना होता है, रेखा जी अपने घर को आखिरी बार देखने के लिए आई हैं, क्योंकि यही यादें अब रह जाएंगी। अब आगे कहाँ जाएंगे रेखा जी? फिलहाल तो नहीं पता कि कहाँ आपको ठिकाना मिलेगा, लेकिन आगे क्या? आगे हम तो चले जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे भाई बहन घर हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वो, इसका अभी कुछ पता नहीं हमें। दर्द हो रहा अपना घर छोड़कर जाते हुए? बहुत ज्यादा दर्द, जिंदगी में इससे ज्यादा दर्द कभी हमने देखा नहीं है। अब उनका घर है और अब बोलने की स्थिति नहीं है, और क्यों है वो मर्म हम समझ सकते हैं। वो तस्वीरें, ऐसा किसी ने, हमने अपने घर बनाया हो, अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि वो घर टूट रहा हो, और टूटने के बाद अब वो घर छूट रहा हो, आंख में आंसू होंगे, दर्द होगा, पीड़ा होगी, बहुत सारी यादें परेशान करेंगी। लेकिन ये जोशीमठ की जो स्थिति है, ये सच है। जो कुछ आप देख रहे हैं, ये कुछ जोशीमठ में ये सब कुछ हो रहा है। बचा हुआ सामान है, सब कुछ पैक हो रहा है, धीरे धीरे चला जाएगा। और अब जो घर बनाया था वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, टूट चुका है। ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जिनके सामने अब आगे जिंदगी की चुनौती खड़ी है। जोशीमठ से मदन प्रसाद के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि 81 ऐसे परिवार हैं जिन्हें अपना घर हमेशा के लिए गंवाना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही परिवारों से हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट जानी है और हाल जाना है कि कैसे अपने आशियाने को छोड़ने का दर्द इस वक्त सबसे बड़ा दर्द जोशीमठ के लिए। आप लोग जगह को छोड़ दें। जोशीमठ के डेंजर जोन में एक्शन शुरू। खतरनाक होटल पर पहला एक्शन। झुककर सट गए 2 होटल। एसडीआरएफ की टीमें एक्शन में। 678 घरों पर है खतरा। आप लोग ये जो जनमैत्री है इसे आज बंद करें। यहाँ से आज आप लोग भी निकल जाएंगे। यहाँ पर प्रशासन की ओर से लगातार घाटी लोगों को तुरंत बंद करें इसको भी आज। दरकते जोशीमठ में सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। कल की ताबड़तोड़ बैठकों के बाद चीफ सेक्रेटरी और आपदा सचिव ने डिमोलिशन का काम शुरू करने का आदेश दिया था, और इसी के मुताबिक मंगलवार को सबसे पहले डेंजर जोन में एक्शन शुरू हुआ। बुलडोजर मौके पर पहुंचे। इस बात का एनालिसिस शुरू किया गया कि डिमोलिशन के दौरान क्या वाइब्रेशन का स्तर रहेगा और मलबा किस तरफ गिरेगा। देखिए, बुलडोजर आ चुका है। यहाँ पे जो बड़ी गतिविधि है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। जो मलबा यहाँ आने वाला है, उस मलबे को हटाने के लिए प्रशासन तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, उसको इकट्ठा कर रही है, और एक एक करके यहाँ पे सारे उन रिसोर्सेज को खड़ा किया जा रहा है, इक्विपमेंट को खड़ा किया जा रहा है। माउंट व्यू होटल के ठीक दूसरी छोर पे आपको कतारबद्ध तरीके से ट्रक दिखाई देंगे, बुलडोजर्स, क्रेन्स दिखाई देंगे, ताकि जो मलबा है उसको हटाया जा सके। दोनों होटल मरीना और माउंट व्यू के आसपास डिमोलिशन से पहले बड़ी तैयारी की गई। बिजली के खंभों के तार काटे गए। आसपास की दूसरी खतरनाक इमारतों को चेक करके देखा गया कि वहां कोई है तो नहीं। हालांकि डिमोलिशन की इस कार्रवाई को लेकर होटल मालिक नाराज दिखे। एक होटल मालिक ने कहा कि उसको डिमोलिशन के बारे में कोई नोटिस ही नहीं गया।
सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जनहित के लिए अगर इससे नुकसान हो रहा तो तोड़ दिया जाए ना, लेकिन मुझे कम से कम सूचना दिया जाए, नोटिस सूचना नहीं मिली है, नोटिस बिल्कुल नहीं मिला। और मैं तो ये भी कह देना चाहता हूँ मेरा आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाए और मेरे को निपटा दिया जाए। मुझे मारने के लिए रोका जा रहा है हमको, परिवार को। यहाँ जिन होटलों को गिराया जाना है उसके पीछे की तरफ के कई मकान भी खतरनाक हो गए हैं। इसका भी जायजा लिया गया। इन घरों को पहले ही खाली कराया जा चुका है। तो दरारें बढ़ गई हैं, चौड़ी हो गई हैं और उसके बाद ये खतरा बन रहा है कि अगर बारिश होती है और स्नोफॉल होता है तो ये बिल्डिंग्स पीछे की तरफ गिरेंगी, और अगर पीछे की तरफ गिरती हैं तो वैसे में होगा क्या। देखिए नीचे का पूरा टेरेन, यहाँ से अभिषेक कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। नीचे बहुत घनी बसावट है, लोग लंबे समय से, दशकों से यहाँ रह रहे हैं और उन मकानों का गिरने का, डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये होटल गिरता है तो सीधे तौर पे जो मकान नीचे हैं वो उसकी जद में आएंगे। आने वाले चंद दिनों तक जोशीमठ में इसी तरह डिमोलिशन एक्शन चलेगा और नए घरों की भी खतरनाक के तौर पर पहचान हो रही है। अमित भारद्वाज, आज तक। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जोशीमठ में ही मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट भी हम लगातार देख रहे थे। आशुतोष, आप इस वक्त जहां पर हैं वहां क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं, उनके लिए क्या प्रबंध है? कितने और घर ऐसे अब चिन्हित किए गए आगे जहां से भी लोगों को शिफ्ट किया जाना है? तस्वीरों में जो कुछ दिखता है अर्पिता, वो है सिर्फ और सिर्फ तबाही। एक ऐसी तबाही जो प्राकृतिक नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये मैन मेड डिजास्टर है, ये मानवीय आपदा है जिसके जिम्मेदार इंसान हैं। ये घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं क्योंकि अब ये रहने के लायक है नहीं। एक पूरा इलाका, 4 वार्ड, ये जो दीवारों में आप दरख्त देख रही हैं, ये जो दरारें हैं, इसके चलते अब यहाँ रहना जानलेवा है। सिर्फ घर ही नहीं, जो कुछ भी हिस्से हैं, अब आप समझिए कि पूरी, जिस पर बच्चे खेला करते चलते थे, इनमें गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ पूरा हिस्सा, इन तमाम सारे लोगों को अलग अलग शेल्टर में, सुरक्षित शेल्टर में ले जाया जा रहा है। कहीं कैंप लगाए गए हैं, कुछ लोगों को पीपल कोठी भी बसाने की योजना है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से, मेहनत से ये घर बनाए थे, लंबा समय, कई दशक परिवारों के साथ बिताया था, अब वो एक एक करके अपना सामान छोड़कर जा रहे हैं। कई लोग रात को चले जाते हैं, सुबह आते हैं, बचा हुआ सामान ले जाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। अब उनके सामने चुनौती है कि जितनी जगह मिली है प्रशासन से, उतनी जगह में सामान कैसे रखें। ये देख रहे हैं आप दरारें, इन्हीं सब के बाद। और ये सिर्फ आप एक घर की तस्वीर देख रहे हैं जहां मैं हूं। ये जिसका घर है, रेखा आपसे थोड़ी देर पहले वो वीडियो बना रही थी, आंखों में आंसू लेकर के कह रही यही मेरा घर है, मैंने यहाँ बचपन गुजारा है, कम से कम कुछ तस्वीरें मेरे पास हों। तो ऐसी ही आप तस्वीर जो देखेंगे वो चारों तरफ है। और इतना ही नहीं, अब बहुत बड़ा सवाल जोशीमठ के अपने भविष्य पर है कि अगर अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ है, विंटर स्पोर्ट होगा कि नहीं होगा, आसपास की पूरी अर्थव्यवस्था सब कुछ पटरी पर होगी। लेकिन लोगों के लिए ये कि पिछले 3 महीनों से वो जो कुछ भी देख रहे थे, ये उम्मीद नहीं थी और ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस घर को उन्होंने बसाया है वो इस तरह बर्बाद हो जाए। आप समझिए कि ये पूरा हिस्सा, अभी तो 2 होटल गिराए जा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जिस खतरे पर है, या तो ये खुद गिर जाएगा या इसे ढहाना पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए ऐसे अगर 500-600 भी घर हैं तो वहां रहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊं, आप समझिए 2 मंजिला कंस्ट्रक्शन की परमिशन है जोशीमठ में, लेकिन कई जगहों पर आपको 3 मंजिला 4 मंजिला निर्माण भी दिखाई देगा। जब मैं नीचे ले जाता हूं, ये पूरी इमारत है। आप समझेंगे कितना खतरनाक हिस्सा है, क्यों आखिर ये स्थिति बनी है जोशीमठ में। जहां जहां बड़े पिलर हैं, दीवारों से सटे हुए होते हैं, दीवार और पिलर के बीच में 4 से 5 इंच का ये पूरा गैप आ चुका है। इन सीढ़ियों के साथ जब आप नीचे जाएंगी तब आपको दिखाई पड़ता है, ये बड़ा पिलर है, दीवारों के साथ इसे होना चाहिए, दोनों के बीच में लगभग 1 फुट का गैप है। इन सीढ़ियों, दीवारों के बीच में दरारें पड़ चुकी हैं और ये इतना खतरनाक है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी ढांचे को गिराने की जरूरत है तो आप मशीन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उनके ड्रिलिंग के साथ वाइब्रेशन होगी, कंपन होगी और उस कंपन से स्ट्रक्चर किसी और गिर सकता है। पूरा इलाका खाली कराया गया है। साथ में वो जो 2 होटल जिनको गिराना था, अब तार हटा लिए गए हैं, सर्वे हो चुका है। लेकिन चुनौती ये है कि ये सब आखिर हो कैसे। लोग जो हैं वो जहां तहां निकल के जा रहे हैं। अब इस इलाके में कोई है नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए नोटिस तो पकड़ा दिया, मुआवजा क्या होगा क्या होगा। सब लोग दरअसल इस आज की तारीख में अपने भविष्य को लेकर के परेशान हैं कि यहां से तो चले जाएंगे कहां, रहेंगे कहां, जो रोजगार का जरिया वो क्या होगा, 2 जून की जो रोटी मिलती थी वो कहां होगी। बहुत सारे सवाल जोशीमठ के उन परिवारों के सामने खड़े हैं जो आज यहां से अपना घर छोड़कर जाने पर विवश हैं, जिनको यहां से जाना होगा। और कोई ये भी नहीं जानता कि ये जो आपदा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है या इसका दायरा और भी बढ़ेगा। अर्पिता।
साथ ही आशुतोष, क्योंकि आप उस जगह पर खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या अब से कुछ दिन बाद ये घर चिन्हित करने की नौबत उनके घर तक भी आ पहुंचेगी या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत संशय की स्थिति है। क्या ये दरारें जो अभी कुछ घरों तक सीमित है, ये आगे अभी और ज्यादा घरों तक पहुंच जाएंगी? क्या लग रहा है वहां की व्यवस्था को देखकर? जो जोशीमठ का स्ट्रक्चर है, कई सारे लोग मानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक सीमित 4 वार्ड में नहीं होगा, ये दायरा बढ़ेगा। और आप लोग यहाँ पर रहते हैं, स्ट्रक्चर को जानते हैं, निर्माण कार्य को जानते हैं, क्या मन में ये डर है कि ये सिर्फ इसी एक ढलाव पर नहीं टिकेगा, इसका विस्तार फैल सकता है? जरूर फैलेगा, फैल सकता है। आंखों में जो नमी है वो बताती है कि आखिर उन पर क्या बीत रही होगी। बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन समय सबके सामने चिंता है कि वो यहाँ से जाएं। अब जिस हम ढलाव पर है, जोशीमठ के बारे में कई सारे रिपोर्ट है, बहुत पहले मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, ये हमेशा मानते हैं कि जोशीमठ दरअसल उस ढांचे पर है जो एक ढलाव पर है। पहाड़ का एक औली का पूरा मलबा नीचे आया और उसके ऊपर जोशीमठ बनाया गया। लेकिन आप देखिए कि निर्माण कार्य, इसीलिए बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि ये 2-3 मंजिला होटल आपको दिखाई पड़ता है, उतना ही ये लगभग नीचे भी है। पहाड़ पर ऐसे फ्रेजाइल स्ट्रक्चर पर, फ्रेजाइल हिमालयन रेंज में आपने इतना स्ट्रक्चर कैसे बना लिया? और अब जब बना है ये पूरा ढांचा, अब मैं एक उदाहरण और बताता हूँ नेहा, अब ये बिल्डिंग गिर रही है, गिराने की अगर एक टेक्निक आपके पास एक बार फिर से आएंगे और ये तस्वीरें देखेंगे। दिल्ली में ठंड और सियासत दोनों अपने चरम पर है। मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जबरन एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है, जबकि बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी पर उतारू है। सियासत के जोर के बीच ये विरोध और नारेबाजी का शोर है। जिसमें हर कोई एक दूसरे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहा है। एमसीडी के मेयर पद पर छिड़ी लड़ाई के बीच दिल्ली का माहौल गर्मा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी केजरीवाल के आवास के पास अपना गुस्सा जता रही है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसे लेकर दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त हो हल्ला है। ये वो जगह है जिसे चंदगीराम अखाड़ा कहते हैं और यहाँ पर से कुछ ही दूरी पर दिल्ली के सीएम का आवास है। और यही वजह है कि बीजेपी की ये जो यूनिट है यह यहाँ से प्रदर्शन और मार्च करते हुए सीधे आवास की तरफ जाएगी। पुलिस ने चौकसी अपनी बढ़ा दी है ताकि इन्हें वहाँ पर जाने से रोका जा सके। इन सब के बीच आप पोस्टर्स में देख सकते हैं, बाकायदा पोस्टर वार हो रहा है, जहाँ पर उन पोस्टर्स में तमाम जो आप एमएलएज हैं और वो लोग जो कि सदन में हंगामा करते हुए दिख रहे थे, उसे हथियार बनाया है दिल्ली बीजेपी ने। और एमसीडी की सत्ता की इस जंग में विधायक से लेकर सांसद तक सड़कों पर नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में नारे लगा रहे हैं। केजरीवाल जब तक माफी नहीं मांगेगा हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल जब तक माफी नहीं मांगेगा हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय। सड़क पर छिड़ी सियासी तनातनी के बैकग्राउंड में वो बवाल है जो शुक्रवार को मेयर चुनाव से पहले एमसीडी सदन में हुआ। मनोनीत पार्षदों के चुनावी अधिकार पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई और फिर हंगामा बढ़ता गया। शुक्रवार को सदन में हुआ सियासी बवाल 48 घंटों बाद सड़क पर आ गया। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आईं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक केजरीवाल अपने गुंडे निगम पार्षदों को नहीं बर्खास्त करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी महिला निगम पार्षदों को मारा गया? ऐसा एमसीडी के सदन में कभी नहीं हुआ।
कि हमारे एमसीडी महिला निगम पार्षदों को मारा गया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे गुंडे निगम पार्षद उनको बर्खास्त करना चाहिए। कई सारे लोगों को कह रखा है कि भाई क्या आम आदमी पार्टी डर गई, आम आदमी पार्टी सदन नहीं चलने दे रही, इसका मतलब आम आदमी पार्टी डर गई। अब ये क्या बात हुई? बेईमानी बीजेपी कर रही है, हम उनकी बेईमानी चलने दें तो हम साहसी हैं, तो हम बहुत वीर हैं, और हम उनकी बेईमानी पकड़ ले हाथ करके तो कह रहे यार तुम डर गए। ये एक नई परिभाषा मैंने इस दुनिया में सुनी कि भाई बेईमानी चलने दो, आंख पे पट्टी बांध लो तो तुम वीर हो, और तुम किसी की बेईमानी पकड़ लो तो तुम डर गए। शर्म करो। मसला मेयर के चुनाव का है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या ज्यादा है, लेकिन बीजेपी भी लड़ाई में पीछे नहीं। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। एजी साहब इस लेवल पे सेटिंग करने में लगे हुए कि सेंट्रल जोन में कैसे बीजेपी का जोन का चेयरमैन बन जाए, सेंट्रल जोन से कैसे कोई मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए बीजेपी का, उसके लिए क्या गणित लगा सकते हैं, क्या डर्टी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, उस तक में एलजी साहब शामिल है। सोचिए ये पद, इतना बड़ा संवैधानिक पद को कहां गिरा के लेके आए हमारे एलजी साहब। अरविंद केजरीवाल को समझना पड़ेगा कि कानून के हिसाब से, आपके हिसाब से कानून नहीं चलेगा, कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेक्शन 3 में अरविंद अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पूरा अधिकार है चुनने का बनोनी पार्षद। आपको डर किस बात का है? आपको डर इस बात का है कि कहीं अभी क्रॉस वोटिंग ना कर दे। 6 जनवरी को एमसीडी के सदन में जैसा हंगामा हुआ उसे हर किसी ने देखा। अब ये लड़ाई सड़कों पर आ गई है, जिसे लेकर दिल्ली की सियासत में जबरदस्त बवाल मचा है। राम किंकर सिंह और पंकज जैन, दिल्ली आज तक। मॉस्को टू गोवा फ्लाइट में बम की खबर मिलने से हड़कंप मच गया। विमान को जामनगर डाइवर्ट करना पड़ा। यहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई। रात से ही प्लेन की तलाशी ली जा रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। एनएसजी समेत तमाम जांच की टीमें जब मौके पर पहुंची तो प्लेन में बम की खबर अफवाह निकली। एक विमान, 200 से ज्यादा जिंदगियां, बम की सूचना और हड़कंप। एटीसी का अलर्ट, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, मॉस्को से गोवा तक सतर्क। अजूर एयर का ये विमान जब मॉस्को से उड़ान भरा होगा तो किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि बीच सफर में ये भी हो जाएगा। अजूर एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर ZF2401 में क्या हुआ, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अजूर एयर का विमान बोइंग 757 भारतीय समय अनुसार सोमवार को दोपहर 3:25 पर मॉस्को से गोवा के लिए रवाना हुआ। करीब 4,561 किलोमीटर की दूरी तय कर इस फ्लाइट को 6 घंटे 20 मिनट का वक्त लगना था। रूस से उड़ा विमान कैस्पियन सी के ऊपर से उड़ान भरता हुआ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश कर गया। जैसे ही विमान भारत में घुसा और गोवा की ओर बढ़ने लगा, तभी गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जो विमान मॉस्को से आ रहा है उसमें बम है। बम की सूचना मिलते ही एटीसी में हड़कंप मच गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तुरंत विमान के पायलट को अलर्ट किया और प्लेन को जामनगर एयरबेस की तरफ ले जाने को कहा। इधर जामनगर एयरबेस, एनएसजी हेडक्वार्टर दिल्ली, गुजरात एटीएस और मॉस्को को भी सूचना दे दी गयी। विमान करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, उसमें 200 से ज्यादा यात्री थे। पायलट ने एटीसी कमांड के मुताबिक ही जामनगर एयरबेस की ओर विमान को मोड़ दिया। एयरबेस पर बोइंग के इस विशालकाय विमान को लैंड कराने में भी पायलट के पसीने छूट गए। करीब 5,000 फीट की ऊंचाई पर 4 राउंड लगाने पड़े, तब जाकर सुरक्षित लैंडिंग हुई। रात के करीब 9:49 पर विमान जामनगर एयरबेस पर उतरा, जहां सबसे पहले यात्रियों को निकाला गया, उन्हें सुरक्षित लॉन्च की ओर भेज दिया गया। उसके बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। रात 10:30 बजे लोकल पुलिस और बम स्क्वाड ने तलाशी शुरू की। करीब 1.5 घंटे तक खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इसीलिए लोकल पुलिस और एटीएस की तलाशी से काम चलने वाला था नहीं। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि एनएसजी को बुलाया गया। 12:30 बजे के आसपास एनएसजी की टीम जामनगर एयरबेस पहुंची और पूरे विमान की तलाशी ली।
इधर एनएसजी की तलाशी चल रही थी और उधर लाउंज में यात्रियों का इंतजार बढ़ता जा रहा था। मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई और पूरी रात जामनगर एयरबेस के लाउंज में बीत गई। अहमदाबाद से सौरभ अख्तानिया और गोपी घांगर के साथ दर्शन ठक्कर, जामनगर आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।